सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। नई अमरीकी हुकूमत कायम होने के कुछ ही दिन बाद अमरीकी सरमायाकारी वफ्द की पाकिस्तान आमद दोनों मुल्कों के दरमियान माशी दो तरफ़ा ताल्लुकात आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम कदम समझा जा रहा है और इसी में पाकिस्तान और अमरीका में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अमरीका का आला सतह इन्वेस्टमेंट वफ्द दो रोज़ के लिए पाकिस्तान पहुँचा, जिसकी क़यादत टेक्सास के हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के बहुत ही करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब मार-आ-लागो में जेंट्री बीच ने तकरीब से खिताब किया था इलेक्शन के बाद, हमने देखा और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की फ़ौज को कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान फ़ौज ने और पाकिस्तान कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों लोग दहशतगर्दी की नज़र हुए। और साथ ही फिर उन्होंने अमरीकी सदर से ये अर्ज भी किया, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि इन रवाबित को पाकिस्तान के साथ मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई अहम मुआहदों पर बताया जा रहा है कि दस्तखत किए गए हैं और दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट और दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें भी खुलेंगी। इसके अलावा साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को सिर्फ 1% ही कम किया गया। कल इसका ऐलान हुआ। चंद अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसे खुशी की खबर समझा जा रहा था, लेकिन फिर जब कल चंद एक ताजरों से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में आना चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश में 9 है या सो ऑन, इंडिया में 6.5 है, इसके करीब आना चाहिए। और अगर हम 8-7 पर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम इसे 9 तक ज़रूर लेकर आना चाहिए। हुकूमत की पॉलिसियाँ जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं क्या मईशत को दुरुस्त समत में ले जाएंगी, साथ में ये भी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन से इक़दामात करने हैं। सब लोग जानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा, लेकिन इसको किस तरह से प्रैक्टिकल बनाया जाए। और साथ PTI हुकूमत में मुज़ाकरात के 3 सेशंस बेनतीजा रहे। आज एक सेशन तकरीबन ना होने के बराबर ही उसे काउंट किया जाए क्योंकि कोई कॉल आई और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ना आया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को एक बार फिर से मुस्तरद कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगी। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर और वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। ये तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट हमने आज देखी कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने ताजरों से मुलाकात की है और उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की है कि जी सूबे के तौर पर भी हम ताजरों को इंगेज करना चाह रहे हैं। एक और अहम डेवलपमेंट ये भी आज नज़र आई कि हमने देखा कि आज मुज़ाकराती एक दौर होने जाना था और फिर वो नहीं हो सका और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जुमलेबाजी ज़्यादा रही, कोई ब्रेक थ्रू तो खैर डायलॉग की तरफ तो हम नहीं जा सके। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी माशी आपको बहाली चाहिए तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन भी हमें नज़र आ रही है कि वो मुस्बत जानिब जा रही है। आपको पहले तो ना सिर्फ मुझे वेलकम करना है, आपको मुबारकबाद भी देनी है कि बांग्लादेश के मामले में पिछले साल जो एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ था उसमें अब एक प्रोसेस में आगे चलते चले जा रहे हैं और फिर हुकूमत की जानिब से इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं माशी तरक्की की जानिब। लेकिन आपसे सबसे पहले मुझे ये जानना है कि व्हाट डू यू थिंक कि कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये जिसकी हम बार बार बात करें कि जी सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, सर्टेनिटी की ज़रूरत है, वो हमें कम से कम पॉलिटिकली नहीं मिल पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर ये कह रहा हूँ पाकिस्तान को बने हुए आज 77-78 साल हुए। अब इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक पहले 1947 से लेकर 88 का पीरियड और वो तकरीबन 40-41 साल और फिर अगले 35 साल। अब सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया को आज़ादी मिली तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया इंडिया में था और हमारे पास बहुत कम इंडस्ट्री थी। हमारे जो एरिया पाकिस्तान बना उसमें इंडस्ट्री बहुत कम थी। इसी तरह तालीम भी जो है वो ज़्यादातर एजुकेशन के इदारे और एजुकेशन इंडिया के उन हिस्सों में जो जहाँ इंडिया तश्कील हुआ उसमें थी और पाकिस्तान में कम थी।
پھر کیا وجہ ہے کہ یہی پاکستانی تھے اور پہلے 88 تک 41 42 ایئرز پاکستان انڈیا سے آگے بڑھ رہا تھا. پاکستان کی پر کیپیٹا 80 اور 90 میں 50% زیادہ تھی انڈیا سے. اور مجھے یاد ہے بڑا کلیئرلی کیونکہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب میرے بہت قریب تھے. میں 87 میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا, میرے بہت قریب تھے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ منموہن سنگھ جو کہ انڈیا کے اس وقت 91 92 میں چیف منسٹر فائنانس منسٹر تھے, تو اس وقت 92 کی بات ہے, انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے منموہن سنگھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تھے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, آپ ہمیں تو بتائیں راز کیا ہے اس میں, گر کیا ہے. تو یہ تو حالت تھی. اور انڈیا کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتی تھی IMF. اس وقت انڈیا کی اوور آل اکانومی GDP پاکستان سے 4 گنا تھی, اگرچہ ان کی آبادی 6 گنا تھی. ابھی آج انڈیا کی GDP ہم سے 12 گنا ہو گئی ہے, 4 ٹریلین 4000 ارب ڈالر کے قریب ہو گئی ہے, جبکہ ہماری 370 بلین ڈالر ہے. تو 12 گنا ہو گئی ہے, 4 گنا تھے 12 گنا. اگلے 35 سالوں میں پہلے 40 سال ہم نے ترقی کی, اگلے 35 سال انڈیا نے ترقی کی. اس کی وجہ یہی ہے جو سیاسی ہم نے آپس میں چپکلشیں کی ہیں, جو ہم نے پارٹیوں میں آپس میں زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی کی ہے. میں مین وجہ یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں پالیسیز جو کنسسٹنسی نہیں رہی. جب یہ جھگڑا ہو جائے, اگر آپ سیاسی طور پہ آپس میں اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں, اور اختلاف کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اختلاف رائے, جب اس کو تشدد میں کر دیں, جب وہ دہشت گردی کی شکل اختیار کر لے, تو پھر کوئی نہ, کیونکہ ترقی جو ہوئی ہے نا ان علاقوں میں, جو اس کے علاوہ اس پچھلے 3 دہائیوں میں یا 4 دہائیوں میں جو جن ملکوں نے ترقی کی ہے, مثلا ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, اور ان ملکوں میں یہ ایک بات کامن تھی کہ ان کے یہاں ترقی 2 طریقے سے ہوئی ہے. ایک تو باہر کی انویسٹمنٹ آئی ہے, اور ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے, کیونکہ وہ ان ملکوں میں ہی ہوتی ہے باہر کی انویسٹمنٹ آتی ہے, یا کہ جن ملکوں میں کنسسٹنسی ہو, یعنی جو پالیسیز ہیں اس کا تسلسل ہو, حکومتوں کا تسلسل ہو, اور کچھ نہ کچھ یہ سیاسی جو یگانگت ہو. تو وہ تو انہوں نے دکھا دیا, ان کے یہاں ہوگی. ہم آپس میں یہ ریزن سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگی, دیکھیے کتنا بھی ہے, ملک تو سب کا ہے نا, ہم سارے 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ سب کوئی مختلف پارٹیوں سے الیکٹ ہوتے ہیں, اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں. اسمبلی میں جاتے ہیں, جب ہم اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کو تعلیم کے لیے بہتر سہولتیں دیں گے, ہم لوگوں کو روزگار کے لیے مواقع پرووائڈ کریں گے. لیکن جب ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں, میں نہ مہنگائی کی, نہ کوئی لوگوں کی تعلیم کی, نہ کہ. تو یہ جب تک رہے گا نا, آپس میں اختلاف رہے گا اور تشدد رہے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان حالات. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات کے باوجود ملک کے وسیع تر مفاد میں ساری پارٹیز ہی ایک پیج پر, کیسر صاحب ملک کے وسیع تر مفاد میں ساری ہی پارٹیز ایک پیج پر آ کے بات تو کرنا چاہ رہی ہے, لیکن بات بن نہیں رہی. مختصر آپ سے جاننا ہی چاہ رہی ہوں کہ ذرا سی بات خراب ہوتی ہے, دونوں جانب سے تنقید کے نشتر شروع ہو جاتے ہیں. ایسے میں کسی ایک طرف کو تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت نمائندگی جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے, تو پھر ان کی جانب سے تھوڑا صبر تحمل کرنا ہو. ہر ایک کو دیکھیے نا, اس میں کوئی شک نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, کروڑوں بندے قتل ہو گئے یا مر گئے, ان کا جنگ میں کام آئے. اس کے باوجود بھی کروڑوں بندوں کے مرنے کے باوجود ٹیبل پہ بیٹھا گیا نا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں. ٹیبل میں تو ہم پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی, اس کے بعد ہمارے کئی شہید ہو گئے. یہ جو ابھی اس وقت ڈائیلاگ کا معاملہ جوڈیشل کمیشن پر آ کر ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, پھر کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے؟ یہ ہوگی جی. دیکھیے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ورلڈ وار کے بعد بھی ٹیبل کے علاوہ تو کوئی اور رائے یا تو کوئی اور طریقہ نکل گیا ہو. یہ تو ایسے لیم ایکسکیوزز ہیں, ان کو ہم سمجھاتے رہے, آج سے نہیں 10 سال سے سمجھا رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے, آج تو چلو آپ سے کہہ رہے ہیں ہم حکومت میں ہیں,
اس وقت بھی ہم ان سے کہتے کہ چارٹر آف اکانومی کر لو، ریکارڈ پہ باتیں ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، ابھی صدر زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے اس سال کا شروع میں، پارلیمانی سال کے شروع میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، لچک دکھانی پڑے. ہمارا ملک ہے، ہم کوئی یہ کسی کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ 25 کروڑ لوگوں کی فلاح و بہبود کا، ان کی ڈیولپمنٹ کا، یہ ان کے لیے ڈائلاگ ہونا ہے. ہم ان کو کس مشکل میں ڈال رہے ہیں اور کون سی ان کو تمام تکالیفیں دیکھتے ہیں ہم، جو مہنگائی سے تکالیف ہوئی ہیں، جو ہر قسم کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے مشکل ہو رہا ہے. تو لوگ تو پریشان ہیں نا. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، پاکستان میں پوٹینشیل ہے بہت زیادہ، تو یہ کرنا پڑے گا ہمیں. یہ اس کے علاوہ اکنامک سچویشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آج ایک بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا ہے. یو ایس لیڈ جو ٹیم پاکستان آئی ہے اور 2 روزہ دورے میں چند ایک معاہدوں کے اوپر ان کے دستخط بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم اب اسٹریٹجک پارٹنر چونکہ نہیں ہیں امریکہ کے، تو اپنے تعلقات کو آگے کس طرح سے بڑھائیں گے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے حکومت کا اور اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ جن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں کیا انٹرسٹ ہے اس وقت جینٹری بیٹ جو پاکستان میں موجود ہیں، اس وقت امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں اور کس طرح کے معاہدے طے پا رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ سے ہماری کوئی جب سے پاکستان بنا ہے دوستی ہے. تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہا ہے، لیکن امریکہ نے ہمیں فل فلیج سپورٹ کی ہے اور ہم نے امریکہ کو فل فلیج سپورٹ کی ہے. دونوں طرف سے یہ گانگت رہی ہے. ہم نے یہ جو بھار میں افغانستان کی بھار میں جتنی قربانیاں دی ہیں اور جس قسم کا ان کی ہم نے سپورٹ کی ہے، تو یہ تو 3 دہائیاں تو ہم نے ان کے لیے یہ اپنے بارڈرز پہ یہ جنگ ہوئی ہے. تو امریکہ کا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے بڑا ایک امپارٹنٹ ایریا ہے، ریجن جس ریجن میں ہم ہیں. سارا مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا منسلک ہے ہم سے، پاکستان سے. تو امریکہ ہماری اہمیت کو آج نہیں شروع سے سمجھتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے کارڈیل ریلیشن رہے ہیں انڈیا سے، امریکہ سے. پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جن کے چائنا سے بھی اور امریکہ سے بھی دونوں سے انتہائی اچھے تعلقات ہیں. اور ہم نے ان دونوں بڑی طاقتوں کو 79 میں یحییٰ خان صاحب کے دور میں ہم نے امریکہ اور چائنا کی میٹنگ کروائی. کسنجر جو گئے تو پاکستان کے راستے کسنجر گئے سیکرٹ وزٹ پہ، پاکستان نے کوآرڈینیٹ کیا اور استوار کیا. تو ہمارے تعلقات اور اکنامک آج جو IMF کا سمجھوتا ہوا ہے، دیکھیے امریکہ کا بہت اہمیت ہے IMF میں. اور ورلڈ بینک نے اگلے 10 سال میں $20 بلین کا ایکسپورٹ لیڈ کیسر صاحب ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی بات کی ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی بات کی جا رہی ہے بار بار. تو پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں کیا کردار ہوگا اب اس حکومت کا، آپ کی حکومت کا؟ دیکھیے، جو آپ امریکہ کی بات کریں، امریکہ سب سے بڑا پارٹنر ہے ہماری ایکسپورٹ کا. سب سے زیادہ دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہماری ہوتی ہے تو امریکہ ہے. تو ایکسپورٹ لیڈ کے لیے ہمیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ چاہیے، جو کہ ان اکانومیز کے بہت، یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا، ہمیں حکومتوں سے نہیں، ہم تو پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ تر چاہ رہے ہیں کہ وہ اکانومی کو فروغ ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے. اپرچونٹی ہے، ہمارا پورا ریجن بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے پاکستان کے علاوہ. تو اپرچونٹی ہے تو پاکستان میں ہے اگلے 2-3 دہائیوں میں. اور ہم نے جو اڑان پاکستان پروگرام جو رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ریلیونٹ ہے بڑا، جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں پاکستان کی اکانومی $1 ٹریلین یعنی 1000 بلین کی ہو جائے گی، جو آج 370 ہے. تو ہم توقع کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم ایکسپورٹ توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 4 سال میں، آج $32 ارب ہے تو 4 سال میں $60 ارب ہو جائے. تو ایکسپورٹ لیڈ کے ساتھ یعنی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے باہر سے، جو کہ اور ٹیکنالوجی چاہیے. اور ہمارے پاس ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسکل مین پاور کریٹ کریں. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں انتہائی اپرچونٹیز ہیں اور ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں. آپ کا سٹاک ایکسچینج اس وقت دنیا کی دوسری سب سے کامیاب مارکیٹ رہی ہے اس سال. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان میں سارے ہماری مقامی انویسٹرز کیسر صاحب اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم؟ کل زبیر موتی والا صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 13 سے 12 نہیں 13 سے 10 تک یہ نیچے آئے گا شرح سود.
کیا کیپیسٹی ہے اس وقت اس حکومت کے پاس اس وقت اتنی کہ مے بی انٹل جون اور سو ہم اس کو اتنا نیچے لے آ سکیں یا ہم اسے کم از کم سنگل ڈیجٹ پر لے جا سکیں؟ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے. دیکھیے جی جون تک دیکھیے کرنا تو اسٹیٹ بینک نے ہے, جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ خود مختار ہیں اس میں, لیکن ہم توقع کریں انفلیشن کو گھٹا ہوا ہے, مہنگائی گھٹی ہوئی ہے. ہم 9% کا ٹارگٹ ہے جون میں, ہم نے بجٹ میں جو ایسٹیمیٹ کیے ہیں وہ مارک اپ ریٹ کو 9% لانے کا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. جو بڑی لیکن یہ ہم پھونک کے اسٹیٹ بینک قدم رکھ رہا ہے, ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہی ہے, کیونکہ ماضی میں یہ ہوا کہ ہم نے اگر زیادہ ریٹ گھٹا دیا تو اس پہ پھر دوبارہ مہنگائی جو ہے اس نے اپنے قدم جما لیے. تو ہم اس کو میں سمجھتا ہوں کم ہونا چاہیے تھا, میں بھی سمجھتا ہوں کہ 1 نہیں 2-3% کم ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک ذرا کاشیس ہے اس میں, اور آئندہ چند مہینوں میں یہ 9% تک آنا چاہیے, سنگل ڈیجٹ تک. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس سے کم ہوگی نا. اور دوسری ہم توجہ کر رہے ہیں کہ ایس ایم ایز کو قرضہ زیادہ ملے, اور یہ مل رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے اس طرف بھی قدم بڑھانا شروع کر دی ہے. تقریباً $100 ارب روپے انہوں نے زیادہ کر دیے ہیں قرضے میں ایس ایم ایز, سمال اور میڈیم اسکیل کو. اور اس کے علاوہ ماحول جیسے آپ نے پہلے کہا کہ سازگار ہونا چاہیے اکانومی کا, کنسسٹنٹ پالیسی جس کی طرف توجہ ہو رہی ہے. میں یہ محسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت بڑا کیپٹل جو لوگ ہیں نا, ان کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت توجہ کی ہے, ڈیجیٹائزیشن پہ. ہمارے یہاں شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹری اور ان کے وزارتوں میں بہت زیادہ ایف بی آر کے اوپر یہ زور ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کریں, زیادہ خرچ بھی کریں تو ڈیجیٹائزیشن پہ خرچ کریں, تاکہ جو ریونیو کے اپرچونٹی ہے, جو ریونیو ہم آلریڈی دیکھیں نا 24-25% پچھلے 6 مہینے میں ریونیو زیادہ وصول ہوا ہے, لیکن ٹارگٹ 40% زیادہ کا ہے. تو اس لیے ساری کوشش ہو رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہماری بہتری ہو رہی ہے, ہماری اکانومی زیادہ گرو کرے گی. اکانومی کے گرو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آبادی میں بھی دیکھنا کیسے صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں بجلی کتنی مہنگی ہے, گیس کتنی زیادہ مہنگی ہے, وہ بھی کاسٹ میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. صرف شرح سود بھی ایک ون آف دا ایلیمنٹ ہے. تو اس کے لیے اب فوری طور پر کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے حکومت کو؟ وین یو سے کہ جون تک ہم 9 تک لے کر جانے کی بات کریں گے شرح سود کو, تو دیگر چیزوں کو بھی تو نیچے لانا پڑے گا جون تک. پھر کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے؟ آپ نے درست کہا. دیکھیے یہ جو بجلی اور گیس کی جو قیمت ہے نا, یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بہت میجر اس کا رول ہے. میں کل فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا, اور اس پہ سارے بزنس مینوں سے ہماری تھریڈ بیئر ڈسکس ہوا, کیونکہ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا گھر ہے, اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو کیونکہ یہ بجلی اور گیس بڑی مہنگی ہے. ہم وہ کر رہے ہیں آئی پی پیز کو سے دیکھا آپ نے, کئی آئی پی پیز کو کے معاہدوں کو ختم کیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بجلی اور گیس جس طرح بھی ہو سکے جلدی, ہم رینیویبل انرجی پہ بھی جا رہے ہیں, جو کہ گرین انرجی ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ بھی کم آتی ہے. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا کافی انعام ہے, خاص کر بعض ایریا زیادہ ہمارے پاس سولر انرجی کی اپرچونٹی ہے, جو کہ جس کی کاسٹ بہت کم ہے. لیکن پچھلے کیونکہ جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ بڑی مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو آلٹرنیٹیو انرجی کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ کس سے اس طرح سے انڈسٹری کو اس جانب لے کر آیا جائے تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم ہو سکے. کیسر احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا لیے اور اپنا انالیسز اور ساتھ ساتھ ڈیٹیلز جو بھی ہم نے سوال کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کیا چل رہے ہیں, اور مذاکرات کا آج جو دور ہونا تھا وہ کیوں رکا, اور آگے کیا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک.
सियासी तौर पर जहाँ पर एक बड़ी पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जा रही थी कि शायद आज पीटीआई और हुकूमत कोई एक नया दौर होगा और शायद उसमें कोई किसी जानिब नया ब्रेक थ्रू आएगा, जुडिशल कमीशन का मामला जो अटका हुआ है, वो जो एक बॉटल नेक बन गया है या जो डेडलॉक बन गया है, उससे शायद आगे निकल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुज़ाकराती इजलास में पीटीआई ने शिरकत से इनकार कर दिया। ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। दूसरी जानिब पीटीआई के मामले में और या अपोजिशन के मामले में एक जो बड़ी पेशरफ्त हुई कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पीटीआई का वक्त पहुंचा, वहाँ से उनसे बात की, उनसे कहा गया कि मिलकर हमें एक तहरीक चलानी चाहिए, जिसके बाद एक प्रेसर हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की यकीन दहानी जेयूआई की जानिब से करवाई गई कि हम इस पर गौर ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर एक बात ये भी कह दी गई कि हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई अब मुसलसल राबते में रहेगी। तो ये एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू था जिसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और पीटीआई से हमारे साथ मौजूद होंगे नदीम कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मौला बख्श साहब, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कोई बातचीत होगी और इससे पहले बहुत सारी पेशगोइयाँ की गई थी। हर कोई बात कर रहा था कि शायद पीटीआई उतना सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के लिए और उनकी जानिब से जुडिशल कमीशन का मामला अटका हुआ है। बार बार डायलॉग की बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि जी डायलॉग से ही मसला हल होगा, और पीटीआई भी कह रही है कि मुल्क के वसीतर मफाद में हमें बैठना है, लेकिन फिर जुडिशल कमीशन पे मामला अटक गया है। इससे आगे क्या है? अब बात ये है कि सारी दुनिया में ये है, और पाकिस्तान भी कोई अनोखा मुल्क नहीं है। यहाँ भी हर बहरान का हल बातों से ही निकलेगा, और बातें करेंगे वो लोग जो इस मसले का हल चाहते हैं या जिनके पास हल है, और वो सियासी लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ने आगाज़ में ही कह दिया कि हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है, हम क्यों करें इनसे बातचीत, ये मसले जीत गया है। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। चलें, खुदा करके बात शुरू हुई तो फिर लहजा उनका देखें। 3-4 इनकी शख्सियात बातों को अहमियत देकर उसमें किरदार अदा कर रही थी, लेकिन बड़ी अक्सरियत इस बातचीत के ख़िलाफ़ बयान दे रही थी और धमकियां दे रही थी। अगर ये न हुआ तो हम यूँ कर देंगे, ये न हुआ तो हम ये तैयारी कर बैठे हैं। ऐसे माहौल में बातचीत कहाँ होगी? मैंने पहले दिन मीटिंग में कहा कि मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह ये मुफाहमत करवाए, बातचीत कामयाब करे ताकि मुल्क बहरान से निकले। लेकिन मेरी यकीन क्या था, मैंने कहा ये नहीं होगा। पीटीआई का अंदाज ही जो इस किस्म का है। क्यों नहीं होगा? एक जगह पे कभी खड़ी नहीं होती। क्यों लग रहा था कि अभी देखिए, अभी आपने मौलाना फजल रहमान के जी, आपको क्यों लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा? इनकी तारीख ऐसी है ना, कह रहा हूँ, उनकी तारीख पूरी ऐसी है, किसी एक मौक़िफ़ पे कभी खड़े ही नहीं हुए। एक मौक़िफ़ की बात करते, चंद घंटे चंद दिन गुजरते हैं, बिल्कुल मुकर जाते हैं। अभी आप देखें, आपने मौलाना फजल रहमान की बात की है, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा हम इनकार नहीं करते, बातचीत होगी तहरीक चलाने की, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ पे कायम तो रहें, आप राब्ते तो रखेंगे। मौलाना साहब को भी पता है कि ये बातचीत के लिए संजीदा, क्या मैं अभी तक तो नहीं समझ पाया कि पीटीआई चाहती क्या है। अगर मुफाहमत चाहती है तो मुफाहमत की बातें करें, अगर कोई और है, लेकिन ये दो चीज़ें साथ चला रहे हैं। ये सियासतदानों से बात करके प्रेशर पैदा कर रहे हैं, असल कहीं और बात करना चाहते हैं, वहाँ उनको मुस्बत जवाब मिल नहीं रहा है। अब इनसे उंगली छूट गई है, अब तलाश में है कि फिर वो उंगली मिले। मुझे नहीं पता वो उंगली मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। ये अगर चाहें तो बात आज भी हो सकती है। मुकर जाते हैं, मौक़िफ़ की तब्दील कर लेते हैं। जब से हुकूमत आई है तब से मैं 50 बातें आपको गिनवा सकता हूँ। इन्होंने बातें की हैं, फैसले किए, फिर मुकर गए। ठीक है। अच्छा, नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है, मौला बख्श साहब, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि जो आपने सवाल किया है कि पीटीआई चाहती क्या है, जान लेते हैं पीटीआई क्या चाहती है। नदीम साहब बता दीजिए मौला बख्श साहब को भी और हमें भी, पीटीआई इस वक्त क्या चाहती है? आज बैठे नहीं आप डायलॉग में। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, देखिए बड़ी सीधी सी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है। हमने पहले दिन मुतालबा किया कि आप 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बना दें। मुझे ये समझ नहीं आती हुकूमत क्या चाहती है।
हुकूमत क्यों जुडिशल कमीशन बनाने से इनकारी है, क्या वजह है, वो ये नहीं चाहते? एक वजह तो समझ आती है कि इन सारे वाकयात का अगर कोई एक बेनिफिशरी है इस पूरे मुल्क में, वो मौजूदा हुक्मरान है। एक बुनियाद पर 9 मई के वाकयात, उन पे अफसरदगी भी है, उन पे वो नहीं होने चाहिए थे, वो ज्यादती हुई है, वो बहुत तकलीफ दे बात है। लेकिन क्या कानून, अखलाकियात और लॉ ऑफ नेचर ये नहीं कहता कि ये प्रूव किया जाए कि ये जुर्म किसने किया? और इस जुर्म की आड़ में अगर एक शख्स ने किया तो हजारों लाखों लोगों को इबरत का निशान बनाने की ये ख्वाहिश क्यों जन्म ले रही है हुक्मरानों के दिल में? क्या वजह बनी कि 24 मई के 8 फरवरी के इलेक्शन में जो 2024 में हुए, इन हुक्मरानों को लाने के लिए पूरे निजाम के मुंह पर स्याही मली गई? क्या वजह हुई फिर इन हुक्मरानों के आने के बाद 26वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान की अदलिया पे शक मारा गया? मतलब एक वाक्य को बुनियाद अच्छा बनाकर नदीम कुरैशी आपने साहब, पूरे एक जो मुल्क का आपने निजाम सवाल उठाया है, चंद दिन पहले इसी मामले पर हमारी जब बात हो रही थी तो पता ये चला कि आप इस वक्त चूँकि ऑलरेडी आपके केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, इसलिए जुडिशल कमीशन का जवाज़ नहीं बनता, और जो आपका मुतालबा है 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन, वो भी आइनी तौर पर गलत है। तो क्या इसके ऊपर ये जो 3 जज्ड जुडिशल कमीशन है, इसके ऊपर कोई बैकफुट पर जा सकती है या स्टेप चेंज कर सकती है पीटीआई या नहीं कर सकती है? कैन इट गो बैक टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आइन कहता है कि एक जज हो सकता है? हम कोई भी ऐसी बात नहीं चाहते जो गैर आईनी हो। वैसे तो इस मुल्क में आइन और कानून पसंदीदा लोगों के लिए है और गैर पसंदीदा लोगों के लिए कुछ और कानून, कुछ और आइन, कुछ और ज़ाब्ते हैं। यहाँ इंसाफ इस मुआशरे में सबके लिए नहीं है। इंसाफ का जो विक्टिम बनेगा वो गरीब और कमजोर बनेगा, ताकतवर तो हर कानून कायदे से आज़ाद है। जब गुफ्तगू होगी, जब टेबल पर बैठेंगे, तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि एक ही फरीक की बात मानी जाए। मैं आज भी समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पार्ट ऑफ द असेंबली, कि अय्याज सादिक साहब जैसे जो मुक़द्दर मिजाज लोग हैं और जो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, जो इस माहौल में जो कशीदगी है सियासी, उसको कम करना चाहते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट भी करना है और उनका रवैया भी बड़ा काबिल आपको सताइश नहीं है। लगता उनको डीमोटिवेशन हुई होगी? आज उन्होंने कॉल भी किया, बड़ा उनको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला, सो यू थिंक कि वो बड़े सब्र के साथ इस सारे मामले को पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, बट देन देयर वाज अ नेगेटिव आंसर फ्रॉम पीटीआई साइड? देखिए, यकीनन अब जो शख्स नेक नियत होता है उसको इस तरह के माहौल के क्रिएट होने पर तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन क्या मौजूद स्पीकर साहब को अंदाजा है इस बात का कि हमारी ही इस मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन हामिद रजा साहब के घर पे जिस तरह से रेड हुआ और उनके प्रोग्राम पे रेड हुआ, पुलिस गर्दी की गई और सारा वहाँ एक माहौल बनाया गया, उसके बाद मुस्तकिल हुकूमती तर्जुमान इस बात का इजहार करते रहे कि जी हमने तो किसी सूरत में, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम तहरीक इंसाफ का कोई मुतालबा माने, मतलब बिफोर नेगोशिएशन डिसीजन सादर कर देना, फैसला ठीक है। कर मौला देना। बख्श साहब, क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी कोई रोल अदा कर सकती है दोनों पार्टीज़ को, यानी हुकूमत को और पीटीआई को टेबल पे रखने के लिए? क्या किरदार हो सकता है पीपल्स पार्टी का? पहली बात तो ये, एक बात तो पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा है, इलेक्शन हुई, खान साहब जीत गए, पीपल्स पार्टी के कायद मेरे चेयरमैन ने कहा हम गैर मशरूत कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम आपके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की सियासत की में खान साहब का एक बड़ा तारीखी रोल हो सकता है जो वो अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा नहीं जनाब, नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कोई करता है? आपसे वो कुछ मांग नहीं रहे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। फिर आपको किसने चाहिए? हम उनसे बात करेंगे जिनके हाथ में कोई चीज़ें हैं। चलो भाई कर लो उनसे बात। नहीं, अब क्या हुआ, अब मजबूर हैं, अब वापस आ गए उसी बात पे, सियासी लोगों से बातचीत करने पे हम इत्तेहाद बनाएंगे। अब क्यों इत्तेहाद बना रहे हैं जनाब? अभी आप अयाज सादिक साहब इंतहाई संजीदा, इंतहाई महज़ब इंसान है, उन्होंने कोशिश की, तमाम लोगों का उन पर एतमाद है। आपने उनके साथ क्या रवैया रखा है आप बताएं? उनको खुशी होती होगी? बिल्कुल नहीं। आप बातें करना नहीं चाहते, आप प्रेशर रख, बातें कर कर
उस साइड पर प्रेशर रखते हैं जिनसे आपको बातें करनी है, लेकिन वो बात अभी नहीं करेंगे आपसे। ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा। पाकिस्तान है, कुछ हो सकता है, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है ये सियासी तरीक़ेकार नहीं है। कोई सियासी जमायत आप पर एतमाद पीटीआई पे नहीं कर रही, वो एक जगह खड़ी नहीं होती है, वो किसी अपनी बात की धनी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? हम क्या उनसे इसकी बात वजह नहीं करेंगे अंदरूनी तो किससे मामलात भी करोगे? हो सकते हैं? हम सियासी मौलाना लोगों से साहब, बात नहीं कर तो पीटीआई के जनाब, जो अंदरूनी मामलात हैं, क्या ये भी उसकी एक वजह है कि वो कहीं खड़ी नहीं रह पा रही है? अंदरूनी इख्तलाफात क्या वन ऑफ द रीजंस हो सकता है? हो सकता है अंदरूनी की बात हो। जैसे अभी जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, जी। बाबा आपने जुडिशल कमीशन की तो बात का हुआ है, 2-3-4 दिन हुए हैं, लेकिन आपने तो पहले दिन एक फौज खड़ी कर दी जो इस पे प्रेशर डालती रही और मुफाहमत बातचीत के खिलाफ बयाना देती रही। हम तहरीक चलाएंगे, हम सिविल नाफरमानी करेंगे, हम यूं करेंगे। अब फिर अब ये क्या था? सीनियर लोग, तंजीम के इंतहाई सीनियर लोग मुज़ाकरात के खिलाफ बयाना दे रहे थे। आपने भी बयाना शुरू ही नहीं किए थे। ये जुडिशल तो कल आई है, आपने तो पहले दिन से माहौल ऐसा बनाया। असल बात अंदर, आपकी बात अंदर कोई मामला है, मैं अंदर नहीं जानता। पीटीआई वालों को ही अंदर का पता नहीं है। सच्ची बात तो ये है, पहले ये कर जाते हैं, फिर वहाँ जेल जाते हैं, वहाँ कान में कुछ कहा जाता है, तब जाकर ये कुछ बोलते हैं। अब इनको ही पता नहीं चलता, मैं कहाँ बता सकूँगा कि इनके अंदर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये बातचीत करने में संजीदा नहीं है, गैर सियासी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया है। मैं हर गुफ्तगू में कहता हूँ माहौल को ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को एतमाद का माहौल पैदा करना चाहिए, लेकिन पीटीआई को उस माहौल की ज़रूरत ही नहीं है। पीटीआई जानबूझ के वो रास्ता अख्तियार कर रही है जिसमें बातचीत नहीं बनेगी। अब इल्ज़ाम ना, मैं साहबजादा साहब के मामले की बात है, हम इस पर खुश नहीं हो सकते। सियासी लोगों पर और एक बातचीत की टीम का हिस्सा है, उस पर ये छापा और ये मुनासिब नहीं हो। माहौल को हुकूमत को बनाना चाहिए, लेकिन ये सब बहाने हैं पीटीआई के। बातचीत करना चाहे तो बातचीत हो जाती, ये माहौल ही नहीं बनता। ये मुतमिन नहीं है, ये किसी इशारे के मुंतजर है। ये किसी नतीजे को के कंडेम कर मुंतजर रहे है, हैं, इसकी किसी मजम्मत यकीन करते हैं, दहानी लेकिन के आप ये मुंतजर समझते है। हैं कि डायलॉग में रहना चाहिए, टेबल पर रहना चाहिए। जो इख्तलाफ है वो भी टेबल पर ही आके करें। क्यों नहीं? इसके बगैर कैसे मामला चलेगा? पूरी दुनिया के मामला है। अभी आप देखें फलस्तीन में क्या हुआ है, कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, ठीक, लेकिन इनको आना पड़ा है ना, उनसे यहूदी हुकूमत से, इसराइली हुकूमत से बातचीत करनी पड़ी है ना। बातचीत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भाई कल तक इन्होंने आपके सैकड़ों लोग मारे। गॉट योर पॉइंट। इसका मतलब नदीम ये साहब हुआ की जानिब आ जाते कि हैं। इन नदीम सियासी साहब, ये मामलात एग्रेशन का हल जिसकी बात करें, बातचीत से मौला बख्श होगा। चाटियो साहब बात जिसकी कर रहे हैं कि ये एग्रेशन क्यों है, ये इतना एग्रेसिव एटीट्यूड क्यों, जारहाना अंदाज क्यों नजर आता है, और फिर ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है इस वक्त पीटीआई में, क्या चल रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब जो कि हर तहरीक के अंदर इतने आगे आगे रहे हैं, पेशावर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बल्कि पूरी सियासत में इतने आगे आगे रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको सदारत से हटा दिया जाता है। क्या इसका शाखसाना बुशरा बीबी के साथ जो उनकी रिफ्ट हुई थी नवंबर में, उससे जाके जुड़ता है? ये मामला है क्या? देखिए, पहले तो बुशरा बीबी साहबा जो है वो कोई ना उन्होंने ऑफिस होल्ड किया, उनको सियासी बयानात का उनको वजह बनाना मैं नहीं समझता ये कोई मुनासिब राय होगी। अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़ा तारीखी, बड़ा बहादुरी से भरा हुआ और इस्तकामत से भरपूर उनका रोल है। तमाम लोग ये इस बात पर मोतरज थे, तमाम एनालिस्ट भी और जनाब एंकर साहबान भी और हमारे जो मुखालिफ सियासी लोग हैं वो भी ये तनकीद करते थे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि वो सूबे के मामला पर तवज्जो दे, वो ये तंजीमी मामला कर रहे हैं। चूंकि तहरीक इंसाफ स्ट्रगलिंग फेज में है, हम जदोजहद की हालत में है, हमारे साथ जो कुछ सलूक रखा गया वो एक एक दिन, एक एक लम्हा बदतरीन जुल्म और ज्यादती से भरा हुआ है हुकूमती मशीनरी की जानिब से। मैं मतलब उससे गुफ्तगू करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसी बुनियाद पर जुनैद अकबर खान साहब को वहां सदर बनाया गया ताकि वो तंजीमी मामला को भी ठीक करें, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करें और फिर हम अपनी जमहूरी स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। जब अली अमीन गंडापुर साहब
फ्रंट फुट पर लीड खबरें करते हैं चल तो रही तब भी ऐसा है हो कि सकता जब है। सज़ा सुनाई गई बुशरा बीबी के लिए तो उस वक्त एहतजाज होना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया और इसका कसूरवार भी अली अमीन साहब को ही ठहराया गया और साथ ही मुलाकात भी नहीं हो पाई उनकी बानी पीटीआई से। वो चाहते थे कि मामलात कुछ हो सके सेटल। इन नहीं, ये दोनों सब खबरों ये की सब ये बता दें सारी डिटेल्स के, कोई तस्दीक या तरदीद है? ये सब कयास आराइयां हैं, इस तरह की अच्छा। कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुस्तकिल एहतजाज की हालत में है, जदोजहद की हालत में है, और उन एहतजाजों का शाखसाना आपने देखा कि 26 नवंबर को किस तरह लोगों को कत्लगाह बना दिया गया, डी चौक को किस तरह अपने ही लोगों पर गोली चलाई गई, किस तरह मासूम नेता पॉलिटिकल वर्कर को जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में, अभी जडियो साहब मेरे बुजुर्ग भी है, मैं बहुत इनसे प्यार करता हूँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इक़्तिदार वाली राय रखते हैं, सीनियर सियासतदान है, लेकिन इन जैसे लोगों की हुकूमत की मौजूदगी में जरदारी साहब जैसे जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो मसालियत के चैंपियन है, उनकी मौजूदगी में मौलाना सदर में मौजूद थे, चंद गज के फासले पर वो सियासी वर्कर्स के खून से होली खेली जा रही थी। तो ये वो तमाम तकालीफ है जो तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त की है। हम तो हर रोज एहतजाज कर रहे हैं, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। आप देखिए काश्तकार यहाँ सरापा एहतजाज है, या ताजिर सरापा एहतजाज है, या डॉक्टर सरापा एहतजाज है, या उस्ताद सरापा एहतजाज है। पंजाब में तमाम मौला बख्श चांडियो साहब, being the head of the nation, क्या सदर साहब इसमें अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं जिस तरह से नदीम साहब कह रहे हैं? कैन देयर बी अ वे? मेरे लीडर आसिफ जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया मुफाहमत पैदा करने का या सूरत हाल को बेहतर करने का या मुल्क को आगे ले जाने का। आप उनके अपने दौर में देख लें, जैसे ही सदर बने जो तरमीम इन्होंने की, अपने तमाम मुकम्मल अख्तियारात वापस आइन के, जो आइन ने इनको तरमीम के ज़रिए आइनी अख्तियार इनको दिए गए, इन्होंने पार्लियामेंट को वापस कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। वो करेगा जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। जरदारी साहब इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। मुफाहमत की जो फ़िज़ा बिलावल साहब पैदा करते, वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, ये झगड़ा ये लड़ाई ख़त्म हो, बहरान सियासी ख़त्म हो। सियासी बहरान ख़त्म होगा तो मुआशी खुशहाली आएगी, लेकिन पीटीआई के अमल से, पीटीआई के दावाओं से नहीं, अमल से और फैसलों से ये नहीं लगता कि पीटीआई कोई फ़िज़ा अच्छा बनाना चाहती है। वो बात करती है, फिर अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाती हैं। अभी ये जो आप देखें, अभी इन्होंने बात की है डी चौक की और 26 तारीख की इन्होंने बात की, यार मेरे तो सियासी कारकुन के सिर में शर्म आती है। कारकुन तो भाग सकते हैं, लीडर नहीं भाग सकते। लीडरों को भागते हुए शर्म आती है। आप डी चौक में देखें, उनकी बेगम साहबा खड़ी थी, सारे लीडर चले गए, कोई है कोई पूछने वाला इनसे? फिर भी कहते हैं कि खान साहब ऐसा, खान साहब क्यों करें, आप पर एतमाद क्यों करेंगे? आप इनकी शरीक हयात को छोड़ के भाग गए। आपको भागना नहीं था, आप तो लीडर थे। असल में इनमें दम खम है नहीं सियासी तौर पे। खान साहब की गलती है, अपनी जमायत को सियासी तंजीम में तब्दील ही नहीं किया। खान साहब ने सियासी तरीक़ेकार अख्तियार ही नहीं किया। खान साहब ने सियासी गुफ्तगू, सियासी ज़बान इस्तेमाल ही नहीं की। नतीजा यही निकलेगा। अब अली अमीन गन्नापुरी, हम लाखों से बहुत माजरत मौला बख्श साहब, हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। नदीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।